हेलो बच्चों, जैसा आपको थंबनेल दिखा, पिछला वीडियो मैंने आपको डाला था पूरे क्लास 12 के फिजिक्स में जितने लॉ हैं, चाहे वो कूलम्ब्स लॉ हो या गॉस लॉ हो या ओम्स लॉ हो या किरचॉफ्स लॉ हो या बायोट-सावर्ट लॉ हो या तो एम्पियर सर्किट लॉ हो या फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई हो, चाहे क्यूरीज लॉ हो, चाहे लेंज लॉ हो, चाहे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो या तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो, सबका स्टेटमेंट मैंने आपको डाला है मात्र 15 मिनट में। आज मैं देखता हूं कि जो 15 लॉ मैंने डाला है, इसमें से 5 लॉ ऐसे हैं जिसका हमें डेरिवेशन चाहिए, जिसे हमको प्रूफ करना है। और इस सारा लॉ का पोर्शन भी अगर हम क्लियर करते हैं तो कम से कम जैक हो या सीबीएसई हो, इसमें 5 नंबर की तो आपकी गारंटी होती है। तो आज मैं जितने लॉ हमको डेराइव करने हैं, प्रूफ करने हैं, मैं एक एक करके सारे लॉ को प्रूफ करता हूं। और ये दो वीडियो में, एक लॉ के नाम से है और एक लॉ प्रूफ के नाम से है, तो दोनों वीडियो से कम अपना लॉ का पोर्शन आप क्लियर पहले अपना कर लीजिए। तो चलिए, सबसे पहले प्रूफ में हमारा आता है गॉस लॉ। कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ में आप नहीं लेके जा रहे। कूलम्ब्स लॉ एक स्टेटमेंट है, सीधे एक्सप्रेशन उसका बन के आता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 बार स्क्वायर। बट हमारा जो गॉस लॉ है उसे हमें प्रूफ करना है, तो पहला लॉ हम प्रूफ करते हैं गॉस लॉ। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या है? द टोटल इलेक्ट्रिक flux through any closed surface in free space is 1/ε0 times the net electric charge enclosed by the surface। ठीक है, अब इसको एक्सप्रेशन में हम लोग प्रूफ कैसे कर रहे हैं, आइए। हमारा गॉस लॉ का स्टेटमेंट है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इन फ्री स्पेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इट्स एक्सप्रेशन इज phi = एरिया इनक्लोज्ड E.ds = Q/ε0। अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? लेट ए पॉइंट चार्ज प्लस Q प्लेस एट पॉइंट O। मैंने O पर कोई पॉइंट चार्ज प्लस Q को प्लेस किया है। इट प्रोड्यूस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अराउंड इट ऑफ रेडियस r। एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अपने चारों ओर बनाएगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होता है वैसे गॉसियन सरफेस यहाँ पर है। इट प्रोड्यूस ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अराउंड इट ऑफ रेडियस r। P be the point on the surface पे एक पॉइंट मैंने P लिया है। P be the point on the surface where electric field intensity is E, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने माना है E, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिशा इसकी बाहर की तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, वो क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन हम जानते हैं, E = 1/4πε0 Q/r², डायरेक्टेड आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दिशा बाहर की तरफ। P पर ही कोई मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया एरिया वेक्टर के नाम से, तो ds बी द एरिया वेक्टर एट पॉइंट P, और ds हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, आउटवर्ड होता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं तो E का दिशा भी आउटवर्ड है, ds का भी दिशा आउटवर्ड है। जब दोनों सेम दिशा में हो गई तो दोनों के बीच का थीटा हो गया 0। Since E and ds both is in the same direction, so electric flux of a small element, electric flux of ds, तो चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग को स्मॉल एलिमेंट का निकाल रहे हैं तो हम लोग यूज करेंगे d phi। तो d phi = E.ds, लेकिन हमको चाहिए पूरे सरफेस का, हमको तो पूरे सरफेस का चाहिए, तो हमको d phi को इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ मैंने किया d phi = E.ds, डॉट को हटा के cos थीटा, eds cos थीटा, नीचे आके मैं करता हूं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो d phi का इंटीग्रेशन, और इधर इंटीग्रेशन मैंने किया क्लोज एरिया, मैंने पूरे क्लोज एरिया इंटीग्रेशन, तो d phi का इंटीग्रेशन, इधर एरिया इनक्लोज्ड E.ds, तो d phi को जब इंटीग्रेट किया तो मेरा मेरे को phi, और डॉट को हटा के किया cos थीटा, और थीटा यहाँ है 0 डिग्री, तो cos 0 हो गई 1, तो E को बाहर निकाला, एरिया इनक्लोज्ड E.ds, E को बाहर निकाला, ds को फंसा लिया इंटीग्रेशन में। तो ds को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे पूरा सरफेस एरिया, तो बचेगा 4πr²। तो क्या बचा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हम ऊपर से उठा के ला रहे हैं 1/4πε0 Q/r², इधर है 4πr²। 4πr² को 4πr² से काटेंगे, बचा Q/ε0, यानी कि phi = d phi का इंटीग्रेट किया था तो phi मिला, phi = Q/ε0। ये था एक्सप्रेशन ऑफ गॉस थ्योरम, यानी कि phi = Q/ε0। तो phi = एरिया इनक्लोज्ड E.ds = Q/ε0। इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के 3 एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट लाइन चार्ज, ये आपको डेराइव करना होगा। इसका एक्सप्रेशन है E = λ/2πε0r, जहां लैम्डा है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सीट चार्ज या प्लेन सीट चार्ज,
E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो कंडक्टर। होलो कंडक्टर में तीन केस है, आउटसाइड द कंडक्टर, ऑन द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर। तो आउटसाइड द कंडक्टर का रिजल्ट है E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर आउटसाइड। ऑन द कंडक्टर का रिजल्ट है E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इनसाइड द कंडक्टर का रिजल्ट है 0, क्योंकि इनसाइड चार्ज ही 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी 0। ये था पहला गॉस थ्योरम। सेकंड हम लोग आते हैं ओम्स लॉ। ऐसे सिलेबस आपका ओम्स लॉ प्रूफ करने के लिए तो नहीं बोलता है, बट इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ किया जा सकता है। अगर इसको प्रूफ करते हैं तो बहुत सारा फॉर्मूला जो इलेक्ट्रिक करंट का है उसको हम लोग संभाल सकते हैं। तो द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एट द बोथ एंड ऑफ कंडक्टर एट कांस्टेंट टेंपरेचर। ये तो उसका एक्सप्रेशन है, स्टेटमेंट है। अब इसको प्रूफ करते हैं। डेराइव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ये प्रूफ होता है फर्स्ट प्रिंसिपल से। According to the relation between current and drift velocity, I is equal to NEAVD, जहां N है number of electron per unit volume, I is equal to N को छोड़ा, E को छोड़ा, A को छोड़ा, और VD की जगह पे होती है, VD की जगह पे छोटी e बड़ी e टाउ बाई m, जहां टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। तो जब VD की जगह पे छोटी e बड़ी e टाउ बाई m डाला तो E को स्क्वायर कर दिया। अब E की जगह पे यूज कर दीजिए E इज इक्वल टू V बाई एल। आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में E इज इक्वल टू V बाई डी, तो D वहां डिस्टेंस था बट यहाँ रड का लेंथ है तो मैंने L लिया। E इज इक्वल टू V बाई एल, तो E इज इक्वल टू V बाई एल यूज किया, तो क्या हुआ I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ V बाई एम एल। इस V को मल्टीप्लाई से नीचे डिवाइड में लाते हैं, तो I बाई V इज इक्वल टू क्या बचा एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम एल। अब यहाँ पर इसको पलटी मारते, इधर पलटी करेंगे तो ये भी पलटी होगा, तो V ऊपर आई नीचे, V आई इज इक्वल टू यहाँ भी पलटी मारना होगा, एम एल ऊपर एन ई स्क्वायर ए टाउ नीचे। अब गौर करके देखते हैं, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ रड जो भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ये भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम का एक वैल्यू होता है 10 टू द पावर -14 ये भी कांस्टेंट है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये भी कांस्टेंट है। तो सारा चीज हमारा कांस्टेंट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे k, तो भी आई इज इक्वल टू के, यानी कि भी इज इक्वल टू के आई, और के तो कांस्टेंट है, इसके जगह पे हम लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैंने भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। यही तो बोला था ओम्स कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। अब इसी प्रूफ में कुछ चीज हम लोग यूज कर लेते हैं। R इज इक्वल टू रो एल बाई, आप जानते हैं जहां रो है रेसिस्टिविटी, और यहां से देखिए ये कांस्टेंट हमारा रो का काम कर रहा है, सॉरी R का काम कर रहा है, तो R इज इक्वल टू एम एल बाई एन ई स्क्वायर टाउ ए, R इज इक्वल टू एम एल बाई एन ई स्क्वायर टाउ ए। अब इस दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करेंगे तो R वही है, एल बाई ए अगर दोबारा हमारा सेम हो जाता है तो रो इज इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ, इसको आप रख लीजिए जहां रो रेसिस्टिविटी है, रो इज इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ। और इसका यूज आप करते हैं कहां, जब हम लोग J इज इक्वल टू सिग्मा ई प्रूफ करते हैं। J इज इक्वल टू सिग्मा ई, जहां J है करंट डेंसिटी, सिग्मा है कंडक्टिविटी और E है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको प्रूफ कैसे किए, I इज इक्वल टू एन ए हम यूज कर रहे हैं, ए को नीचे कीजिए, आई बाई ए हो गया करंट डेंसिटी J, तो इधर क्या बचा, इधर बचा एन ई वी डी, और वी डी की जगह पे छोटी ई बड़ी ई टाउ बाई एम। अब इसको थोड़ा गौर करके देखिए तो एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, ये क्या बन रहा है, ये इसका रिवर्स बन रहा है, इसका रिवर्स है, इसके जगह पे यूज करेंगे 1 बाई रो, 1 बाई रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल बनता है हमारा कंडक्टिविटी, और तो हमारा प्रूफ हो गया J इज इक्वल टू सिग्मा ई, क्योंकि E तो पड़ा हुआ है, J हम बना लिए हैं, और E 1 बाई रो का उल्टा है, 1 बाई रो का अपोजिट जा रहा है, यानी कि सिग्मा का उल्टा है, यानी कि 1 बाई रो इज इक्वल टू सिग्मा, यानी कि J इज इक्वल टू सिग्मा ए। चलिए ये तो हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो ये था ओम्स लॉ का डेरिवेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तीसरा लॉ जो आपको प्रूफ करना है दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। स्टेटमेंट क्या है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इन फ्री स्पेस इज म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट इनक्लोज्ड बाय द पाथ। एक्सप्रेशन इज एरिया इनक्लोज्ड B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I। अब इसको प्रूफ करते हैं। लेट ए स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग वायर टेकन through which I current flowing, जिसे I current हमारा फ्लो कर रहा है, it produce a spherical magnetic field around it, of radius a, dl is the small element, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट तार लिया जिससे करंट फ्लो किया I, और ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट का करना था अगर किसी तार से करंट फ्लो करेगा तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आएगी। एक मैग्नेटिक फील्ड मैंने बनाया,
जिसका रेडियस a लिया और इस पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया xy, लेंथ dl, तो dl का दिशा बाहर की तरफ होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका दिशा भी बाहर की तरफ होगा। क्योंकि यहाँ दोनों बाहर है तो थीटा यहाँ भी 0 डिग्री हो गई। फिर यूज किया सिंस, और इनफाइनाइट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, बायोट-सावर्ट लॉ का पहला एप्लीकेशन, वायर इज इनफाइनाइट लॉन्ग सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 i बाय a। इनफाइनाइट वायर का रिजल्ट है b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 i बाय a। सिंस b एंड dl बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो एरिया इनक्लोज b डॉट dl इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज b dl cos थीटा। यहां पर किया क्या, एक्चुअली मैंने लिखा था b डॉट dl और यहां हुआ b dl cos थीटा। अब दोनों साइड मैंने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इधर वाला चीज को हम उतार के लाएंगे नीचे और ये बचा cos थीटा कितना 0, cos 0 का वैल्यू 1, अब बचा b dl, b को बाहर निकाल के dl को इंटीग्रेट करेंगे, तो dl को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा रिंग पकड़ाएगा, पूरा सर्कमफ्रेंस 2 पाई a, a को a से काटा, 4 पाई को 2 से काटा और यहाँ का 2 इससे काटा, फाइनली बचा म्यू नॉट i। एरिया इनक्लोज b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू i। इसको एक बार और देखा जा सकता है, एक इनफाइनाइट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 i बाय a, पहले इसको रखिए। और फिर हम देख रहे हैं b और dl दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा 0 हो गई, तो b डॉट dl इज इक्वल टू b dl cos थीटा, दोनों साइड इंटीग्रेट, तो इधर का इंटीग्रेशन को हम उतार के नीचे ला रहे हैं, जबकि इधर काम किए cos थीटा 0 बैठाया, b को बाहर निकाल के dl को इंटीग्रेट किया और dl पूरा सर्कमफ्रेंस पकड़ लिया, 2 पाई a, रेडियस हमारा a है तो 2 पाई a, और b का वैल्यू को यहां से बैठा दिए म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 i बाय a। अब जो कटा काटे देखिए बचा म्यू नॉट i, तो एरिया इनक्लोज b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू i। ये था एम्पियर सर्किटल लॉ। अब हमको देखना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि आपको प्रूफ करना है हाइगन प्रिंसिपल से। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो क्लास 10 से हम लोग यूज कर रहे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ऑल लाइज एट सेम पॉइंट इन सेम प्लेन, और दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट इसको प्रूफ करना आपको हाइगन्स प्रिंसिपल से। तो लेट ए प्लेन वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई। एक प्लेन वेव फ्रंट लिया, इसको किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई पे मैंने इंसिडेंट किया। अब प्लेन वेव फ्रंट देखिए हमारा ए बी है, let a plane wavefront AB incident on reflecting surface XY and CD is the reflected plane wavefront, वहां से रिफ्लेक्ट हो गई, तो and CD is the reflected plane wavefront। अभी पिक्चर को देखिए, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ A है, यहाँ D है, तो ये आने वाला है और ये जाने वाला है। Time taken to reach the wave from B to C and A to D will be same, क्योंकि एक ही मीडियम में आ रही है और जा रही है। टाइम टेकन टू रीच द वे फ्रॉम B to C एंड A to D विल बी सेम, क्योंकि B to C और A to D एक ही मीडियम में है, आ रही है और जा रही है। सिंस टाइम टेकन टू रीच द वे फ्रॉम B to C एंड A to D विल बी सेम, तो टाइम इज इक्वल टू टाइम, दोनों टाइम सेम है, किसका, B to C का और A to D का। और हम लोग यूज करते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, समय इज इक्वल टू दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है BC और चाल है V, वेलोसिटी है V, दोनों एक ही मीडियम का है, AD बाई V। अब V को V से अगर हम काटते हैं तो हमको मिला BC इज इक्वल टू AD। क्या हमने टाइम सेम लिया, डिस्टेंस भी सेम हमारी हो गई, BC इज इक्वल टू AD मिला। अब एक ट्रायंगल में जाते हैं, इन ट्रायंगल ABC, गौर कीजिए, अगर ये एंगल हमारा I है, ये नॉर्मल था, ये एंगल हमारा I है, तो ये भी हमारा I होगा, ये भी हमारा I होगा, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। पिक्चर को गौर करके देखिए, ये अगर I होगा तो ये भी I होगा, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। तो एक ट्रायंगल उठाते हैं, ट्रायंगल ABC, sin I इज इक्वल टू BC बाई AC। इन ट्रायंगल ABC sin I इज इक्वल टू BC बाई AC, यहां से निकाल लेते हैं BC इज इक्वल टू AC sin I। और इधर से जाके इन ट्रायंगल ACD में sin R इज इक्वल टू AD बाई AC, sin R इज इक्वल टू AD बाई AC। तो यहाँ से AD निकालते हैं, यहाँ से BC निकालते हैं, तो BC इज इक्वल टू AC sin I और AD इज इक्वल टू AC sin R। BC यहाँ पे AC sin I डाला, AD यहाँ पे AC sin R डाला, दोनों साइड से AC काटा, sin काटा, मतलब एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ये था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। नेक्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का भी स्टेटमेंट आपके पास है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज एट सेम पॉइंट इन सेम प्लेन। और सेकंड लॉ तो हमारा बन गया है हाइगन्स प्रिंसिपल। क्या सेकंड लॉ हमारा बना है स्नेल्स लॉ, जो कि आपको प्रूफ करना होगा। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन हाइगन्स प्रिंसिपल। चलिए, अगेन लेट ए प्लेन वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई। इस बार मैंने रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया, जहां से रिफ्रैक्शन होगा,
एक प्लेन वेवफ्रंट को मैंने लिया, दिस इज अ प्लेन वेवफ्रंट, एक्स वाई सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है, और ये डेंस मीडियम है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आई, कि जाता ऐसे लेकिन बेंड कर गया टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये भी जाता ऐसे बट बेंड किया टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ए बी हो गई इंसिडेंट प्लेन वेवफ्रंट और सी डी हो गई रिफ्लेक्टेड प्लेन वेवफ्रंट, सॉरी रिफ्रैक्टेड प्लेन वेवफ्रंट। यहां भी वही बात करेंगे, टाइम टेकन टू रीच द वेव फ्रॉम बी टू सी एंड ए टू डी विल बी सेम। टाइम सेम रखना है, दोनों में डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगी। टाइम टेकन टू रीच द वेव फ्रॉम बी टू सी एंड ए टू डी विल बी सेम। तो टाइम इज इक्वल टू टाइम, किसका टाइम, बीसी का, किसका टाइम, एडी का, समय इज इक्वल टू दूरी बटा चाल। तो बीसी बाई v1, इस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी v1, इधर में v2, तो बीसी बाई v1 और एडी बाई v2, v1 को ऊपर ले जाइए, एडी को नीचे लाइए, तो बीसी बाई एडी इज इक्वल टू v1 बाई v2। अब क्या किए, एक ट्रेंगल पकड़े, इन ट्रेंगल ए बी सी, साइन आई इज इक्वल टू बीसी बाई ए सी, साइन आई इज इक्वल टू बीसी बाई ए सी, यहां से बीसी निकाल लेते हैं, एसी साइन आई, और ए सी डी में जाकर देखते हैं, साइन आर के जगह पे साइन आर इज इक्वल टू एडी बाई ए सी, साइन आर इज इक्वल टू एडी बाई ए सी। अब यहां से एडी निकाल लेते हैं, एसी साइन आर। अब इस बीसी और एडी को जाके यहां पर बैठाते हैं, तो बीसी की जगह पे क्या बैठा रहे हैं, एसी साइन आई, और एडी की जगह पे एसी साइन आर। यहां से एसी सी काटे, यहां बचा साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू v1 बाई v2। दोनों को मैंने सी से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे बाई सी, और इसको हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, सी बाई v2 बेटा सी बाई v1। और यहां आप जानते होंगे म्यू इज इक्वल टू सी बाई v होती है, तो सी बाई v1 हमारा हो गया μ1 और सी बाई v2 हो गया हमारे μ2, तो ऊपर हो गया μ2 बाई μ1, मैंने दिस इज 1 μ2, दिस इज 1 μ2, और आगे में हमारा साइन आई बाई साइन आर, यानी कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। ये था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन हाइगन्स प्रिंसिपल। एक और लॉ है जो कि आपको देखना है, वो है डेरिवेशन ऑफ ओम्स, डेरिवेशन ऑफ कूलम्स फ्रॉम गॉस लॉ। हमको कूलम्स लॉ डेराइव करके लाना है फ्रॉम गॉस लॉ, जबकि दोनों लॉ का स्टेटमेंट आपके पास है। कूलम्स लॉ बोलता है F इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय स्क्वायर। अब गॉस लॉ तो आप जानते हैं, प्रूफ हम करके आए हैं, एरिया इनक्लोज्ड डी डॉट ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, मैंने कोई पॉइंट चार्ज लिया है Q1 एट सरफेस O, लेट ए पॉइंट चार्ज Q1 व्हिच प्रोड्यूस अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अराउंड इट ऑफ रेडियस r, ds be the area vector on the surface। एक ds एरिया वेक्टर लिया at point P directed outward, ds be the area vector at point P directed outward। तो आपको गॉस लेके कूलम्स लाना है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम एरिया इनक्लोज्ड E डॉट ds इज इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसे तो हम लोग Q बाय एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, लेकिन हमारा चार्ज है Q1, तो Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। E और ds दोनों एक ही दिशा में होगा, तो थीटा 0 हो जाएगी, तो E ds cos थीटा डॉट को हटा के cos थीटा, थीटा हमारी 0 हो गई, cos 0 1, E को बाहर निकाल के ds को फंसाएं, और ds को जब इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, यहां से E निकाल लेते हैं, E इज इक्वल टू, ये सब गया नीचे, E इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई r स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। बट एक बात ध्यान दीजिए, एट पॉइंट P लेट अनदर चार्ज Q2 इज प्लेस्ड, एट पॉइंट P Q2 चार्ज इज प्लेस्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज को डालेंगे तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, सो फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2 को द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फोर्स लगेगा, तो E इज इक्वल टू F बाई Q। अब जानते हैं E इज इक्वल टू F बाई Q, तो F इज इक्वल टू EQ, F इज इक्वल टू EQ। तो कौन सा चार्ज आया, Q2 आया, F इज इक्वल टू EQ2। E1 को हम यहां से उठाए हैं, E को उठा लिए 1/4 एप्सिलॉन Q1 बाई r स्क्वायर, बगल में Q2। अब जब मिला के देखेंगे तो F इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बाई r स्क्वायर। ये था कूलम्स, लाए कहां से, फ्रॉम गॉस, इट इज डिडक्शन ऑफ कूलम्स फ्रॉम गॉस। तो हमारे फिजिक्स में टोटल 15 लॉ, इसमें 5 में प्रूफ करना था, एक तो कूलम से गॉस आप लाए, इसके अलावा गॉस लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ, ओम्स लॉ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हम अपना वीडियो नोट्स के पर्पस से देते हैं, लेकिन अगर आपको लॉ का रिवीजन करना है सारे लॉ का, तो 2 वीडियो दोनों मात्र 15-20 मिनट के अंदर का होगा। 15-20 मिनट दोनों वीडियो को बार बार देख के अपना लॉ पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेंगे, सारा डेरिवेशन का हम कलेक्शन करने का कोशिश करेंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।